हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनकी रचनाकार। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए रचनाएं और इधर रचनाकार। तो इधर देखिए यहाँ पे गोदान गमन रंगभूमि कर्मभूमि सेवायाकल्प प्रेमाश्रय। दोस्तों ये किसके द्वारा रचित है? ये है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, और इनका ये जो मंगलसूत्र अधूरा नाटक था। दोस्तों यहाँ पर आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताते हैं। दोस्तों, प्रेमचंद जी ने अपने विभिन्न उपन्यासों और कहानियों में किसानों, मजदूरों, दलितों, बाल विवाह और विधवा विवाह के पक्ष एवं विपक्ष में सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, कायाकल्प आदि उपन्यासों तथा मानसरोवर नाम से प्रकाशित 8 भागों के कहानी संग्रह में खुलकर अपने विचार प्रकट किए और कलम के सिपाही कहलाए। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके जीवन के कठिन परिश्रम एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने देश और समाज की सेवा में ये लगे रहे। और दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और गांधी जी के संपर्क में आकर ये सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, तथा लखनऊ में मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह किया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब प्रेम पथिक, कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और यहाँ पर देखिए पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, और यहाँ देखिए आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ। दोस्तों ये सारी जो रचनाएं हैं ये आपकी जयशंकर प्रसाद के द्वारा हैं। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जिसमें आपकी कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, और नीचे आपका यहाँ पे देखेंगे आंसू, झरना और जन्मेजय का नागयज्ञ। ये सारी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा। दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा लिखी हुई है। दोस्तों इसमें पद्मावत सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए चिंतामणि रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। यहाँ देखिए रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये सारी रचनाएं आपकी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हैं। दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास के विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं। कहते हैं कि इनकी पत्नी के प्रति तुलसी की अत्यधिक आसक्ति थी। कहा जाता है कि एक बार पत्नी ने इन्हें फटकारते हुए ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया था, जिससे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया था, जिसको आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अस्थि चर्म देह ममता में ऐसे प्रीत, ऐसी जो राम में होत न तो भवभीति। ये आपने सुना होगा। ये तो यही फटकार से वो घर छोड़कर तुलसीदास जी काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि धार्मिक तीर्थस्थलों में घूमते फिरते और साधु संगत करते रहे। बाद में ये अयोध्या आए और अयोध्या आकर रहने लगे और अपने लगभग 2.5 वर्षों में इन्होंने रामचरितमानस नामक महाप्रबंध काव्य की रचना की। फिर तुलसीदास जी काशी चले गए और यहीं रहकर अनेक ग्रंथों की रचना की। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1680 ईस्वी में हो गई थी। और दोस्तों अगर इनके काव्य की बात करें तो रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और
विनय पत्रिका, ये सारी चीज़ें इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये आपके रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई रचनाएं हैं। आगे हम देखें यहाँ पे चंद्रकांता, गीतांजलि, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा, उनके विचार और आकांक्षाएं कहानियों, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, गीतों तथा चित्रों में उभर कर आई थी। और बात करें तो इनका एक गीत है अमार सोनार बंगला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बाद में हो जाता है। और उन्हीं का गीत जनगण मन अधिनायक जय हो भी है, जो हमारा राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा और गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1915 में अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने जो सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी उसको इन्होंने त्याग दिया था। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके विषय में। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्य प्रसून और वैदेही, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचनाएं हैं। आगे हम चलिए देखते हैं पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, जो इनका दरबारी कवि था पृथ्वीराज का। और यहाँ पर देखिए मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और यहाँ पे देखिए मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा बीजक, ये कबीरदास जी की रचना है। दोस्तों कहते हैं कि कबीरदास जी अनपढ़ थे और उनके इस कथन से अगर हम बात करें तो उनकी मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो उनकी इस रचना से लगता है कि वो अनपढ़ थे। वो अपने बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करके इस तरह की रचनाएं करते थे। तो कबीर ने उपदेश दिए, जो भी उपदेश दिए थे, एक तरह से बात करें हम तो उनके उसी उपदेशों को उनके शिष्यों ने बीजक नाम से संग्रह कर लिया था। और बीजक, साखी, शबद और रमैनी इस 3 भागों में है। कबीर की साखियां यानी कि दोहों के रूप में है। जो भी साखी, शबद, रमैनी 3 भागों में डिवाइड है कबीर का जो बीजक है, जो उनके शिष्यों ने उसको लिपिबद्ध किया था। तो उस साखी, शबद, रमैनी में साखी दोहों के रूप में है और जिसमें सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा की प्रधानता थी। और बात करें हम शबद की तो ये गेय पद में है, यानी कि गाए जाने वाले पद जो होते हैं, और उसमें मुख्यतः प्रेम परक भक्ति की अभिव्यक्ति है। और बात करें हम रमैनी की तो रमैनी चौपाई तथा दोहा पद्धति पर रचित है। क्लियर? तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए यामा और रश्मि, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो कविता संग्रह है निहार, नीरजा, सांध्य गीत और यामा और रश्मि, यहाँ पर हमने आपको बताया ही है। अगर हम गद्य रचनाओं की बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और हिंदी विवेचनात्मक गद्य, ये सारी चीज़ें इनके आती हैं। महादेवी जी की आधुनिक युग की हिंदी कवित्रियों में सर्वोच्च स्थान है इनका। और उनके करुण भावना प्रधान काव्य के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के समान सरस कल्पना करने में आधुनिक युग का कोई भी कवि समर्थ नहीं हो सका है। छायावादी कवियों में सबसे सरस और मधुर गायिका महादेवी वर्मा को माना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, इसमें अगर बात आ ही गई है छायावादी कवियों में, तो प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रा नंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 छायावादी कवि हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि, और ऐसे भी पूछ लेता है कि उसमें पूछ लेगा इसमें से छायावादी कवि कौन है, इसमें से एक को सही आंसर चूज करना होता है। तो इस तरह से आपको सही आंसर लिखना होता है। अब हम चलिए देखते हैं आगे।
यहाँ देखिए कुकुरमुत्ता अनामिका परिमल, ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। रसिक प्रिया कवि प्रिया, ये केशव दास जी की रचनाएं हैं। यहाँ देखिए 61 उर्मिला, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। दोस्तों ये उर्मिला जो है ये महाकाव्य है, और इसमें अगर हम बात करें कविता संग्रह की तो रश्मि ही इनका कविता संग्रह है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुमकुम, कवासी, अपलक और विनोवा, अस्तमन, हम बिस्पाई जन्म के, ये सारे इनके कविता संग्रह हैं। क्लियर। तो आगे हम चलते हैं। ये दोस्तों रिपीट हुआ है मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, ये दादा कामरेड, झूठा सच और देशद्रोही, ये यशपाल जी की रचनाएं हैं। और यहाँ पर देखिए झांसी की रानी, त्रिधारा, बिखरे मोती, मुकुल कविता संग्रह है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कविता संग्रह है मुकुल, और ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो कभी कभी ये मुकुल करके पूछ लेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। आगे हम देखते हैं सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, और ये आपके सूरदास जी द्वारा रचित हैं। और नल दमयंती भी इनकी ही रचना है। आगे हम चलते हैं। चिदम्बरा, वीणा, स्वर्णधूलि, युगवाणी, ग्राम्य और बूढ़ा चांद, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। दोस्तों अगर हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत की तो यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आगे हम चलते हैं। मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश, मधुबाला, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं भारत भारती, साकेत, जयद्रथ बध, पंचवटी, यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना की अगर हम बात करें तो भारत भारती जो 1912 में इनके द्वारा रचित है। तो दोस्तों जिसकी वजह से ये देशवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय कवि हो गए थे। और साथ ही अगर हम बात करें तो गुप्त जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया था तथा जेल यात्रा भी इन्होंने की थी। और दोस्तों ये जो भारत भारती उस समय जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और साथ ही इनके द्वारा जो भी भारत भारती में जो भी इनके द्वारा लिखित रचनाएं थी इस भारत भारती के माध्यम से, उसमें प्रभात फेरियों के माध्यम से लोग एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए देश के स्वतंत्रता के प्रति, देश की एकजुटता के प्रति, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान हो गया था। इसीलिए इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और इनके जन्म दिवस यानी कि 3 अगस्त के दिन कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्लियर। लास्ट, चाँद का मुँह टेढ़ा, गजानंद माधव, मुक्ति बोध, ये अक्सर दोस्तों पूछ लेता है चाँद का मुँह टेढ़ा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो भी मैंने आपको बताई, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछी हुई रचनाएं हैं। का कविता संग्रह है दोस्तों, तार सप्तक कविता संग्रह से ये लिया गया, चाँद का मुँह टेढ़ा कविता संग्रह है ये। और दोस्तों इनका एक कहानी संग्रह भी है जिसका नाम है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। क्लियर। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। साथ ही व्याकरण के अलग अलग टॉपिक के वीडियोज भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।